हेलो गाइज, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज जो है हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको मैं जो है आपके डी फॉर्म सिलेबस का सब ज़्यादातर डिजीज आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें जाके आपको वो डिजीज सारे मिल जाएंगे। अब आप के बारे में बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो दोस्तों, पेप्टिक अल्सर को जो है शॉर्ट में PUD के नाम से भी जानते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये होता क्या है तो देखिए, इट रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन म्यूकोसा ऑफ अपर GIT, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो अपर GIT सच एज स्टोमक, पाइलोरस, ड्यूडेनम एंड लोअर एसोफेगस ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। मतलब कि HCl और पेप्सिन का अधिक सिक्रेशन होने से क्या होता है, एक अल्सर बन जाता है, एक घाव बन जाता है, जो कि ड्यूडेनम में, आइसोफेगस में और स्टोमक में होता है। उसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये क्या होता है, पहले हम लोग वीडियो एक फोटो के माध्यम से समझते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी बात दोस्तों दिखाई गई है आपको। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर में। तो इसमें देखिए, पहले तो हम बता दें कि इसमें एक मैन है। इसमें देखिए, इसमें जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है, जिसमें कि ओरल कैविटी, माउथ, सब मैक्सिलरी, ठीक है। उसके बाद जो आइसोफेगस, स्टोमक, ठीक है, स्टोमक, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। फिर ड्यूडेनम, जुजुलम, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें दिखाई गई हैं। तो ये चीज होता है एक स्ट्रक्चर जो कि GIT ट्रैक का होता है, जो माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। बच्चों, ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, जो कि बेसिक होता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये स्टोमक है। स्टोमक कहां से निकाला मैंने, यही स्टोमक, ये स्टोमक जो है ना, हाँ, इसी स्टोमक को जो है मैंने काट के यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये रहा स्टोमक आपका। जो इसमें क्या होता है, आइसोफेगस। आइसोफेगस क्या हुआ, जो ये नली है आइसोफेगस, यहां से लेकर यहां तक मैं काट के यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, इस फोटो में दिखा रहा हूं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। तो आइसोफेगस ये है पार्ट, उसके फंडस, कार्डिक, बॉडी, पैलोरिक, ठीक है। याद करने जो होते याद कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये ड्यूडेनम, ये जो होता है इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप कितना समझ में आ गया होगा। तो ये फोटो है, इस फोटो से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हमने बताया कि ये जो है आइसोफेगस यहां से आता है और स्टोमक में जाता है और ड्यूडेनम से होते निकलता है, ठीक है। तो यहीं से जो है, जो हमारा फूड कंटेंट होते हुए गुजरता है। तो इसमें देखिए, मैंने बताया कि फंडस, बॉडी, पैलोरी, और ये रहा ड्यूडेनम, ये रहा आइसोफेगस, ठीक है। यदि इसमें अल्सर कहीं हो जाए, ठीक है, स्टोमक वाले पार्ट में, ये स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक वाले पार्ट में कहीं अल्सर हो जाए, यहीं बन जाए, तो उसको कहेंगे पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। यदि आइसोफेगस में हो रहा है लोअर साइड में, तो इसको कहेंगे आइसोफेगस में। ये ड्यूडेनम में हो रहा है तो ड्यूडेनम अल्सर, ठीक है। तो वैसे ही जहां पर लोकेशन होगा, उसी के नाम के आधार पर जो है उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में। अब देखो, इसकी इटियो पैथोजेनेसिस के बारे में बात करने, तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। तो देखिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो है पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, एच पायलोरिक इन्फेक्शन, ठीक है, एक बैक्टीरिया एच पायलोरिक हेलिकोबैक्टर, ठीक है। ये जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज के, ठीक है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl का ज्यादा सिक्रेशन, एसिड का ज्यादा सिक्रेशन, ये भी जो होता है पेप्टिक अल्सर का कारण होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ द स्टेरॉइड ड्रग, प्रेडनिसोलोन, ये सब टाइप के जो ड्रग होते हैं, वो जो होते हैं वो एक्सेसिव सिक्रेशन का काम करते हैं एसिड के लिए, ठीक है। तो अधिक सिक्रेशन करेंगे तो दिक्कत होगी। हैवी स्मोकिंग, यदि कोई बहुत भड़का स्मोकर है, 10-10 सिगरेट एक दिन में फूक जाता है, 5-5 सिगरेट फूक जाता है, तो उसके में भी जो है पेप्टिक अल्सर की डिजीज देखने को मिल जाएंगे। इमोशनली इनस्टेबिलिटी पेशेंट है तो उसके अंदर भी ये देखने को मिल जाएंगे। फिर है आपका हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकस अगेंस्ट द HCl, जो कि जो स्टोमक है, ठीक है, ये की वाल है ये, ठीक है, वो क्या है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है HCl के लिए, उतना जो है प्रभाव नहीं झेल पा रही है HCl का।
तो उसको पेप्टिक ओसेलेक्स के चांसेस रहेंगे। और जो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं ना बच्चों, उनको भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बने रहते हैं। अब इसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लें कि कैसे होता है। हमने तो बात कर दिया ये सब कारण होते हैं, ठीक है, इसकी इटियोलॉजी के बारे में। तो मान लो कि ये ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर के कारण जो है ना, हाँ, इंपेयर म्यूकस बैरियर प्रोटेक्शन, जो म्यूकस बैरियर प्रोटेक्शन है स्टोमक के अंदर, वो क्या होगा, इंपेयर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे कारण इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द स्टोमक टिश्यू में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और फिर इन्फ्लामेशन होगा, जिससे कारण क्या होगा, इरोजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अल्सरेशन ऑकर, ठीक है, इससे क्या होगा, इरोजन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन में और अल्सर ऑकर होगा, और जिससे कारण पेप्टिक अल्सर डिजीज कहेंगे। बच्चों हमको आपको बता दें कि ये जो आइसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, हाँ ठीक है, आइसोफेगस से लेकर मतलब कि ये आइसोफेगस से लेकर, ठीक है, ये रहा आइसोफेगस से लेकर अब पूरा रेक्टम तक, यहां तक 4 लेयर में ये डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, 4 लेयर कौन कौन सी होती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा और मिकोसा। फिर से बोल रहा हूं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा, मिकोसा कैसी होती है लेयर, इसको हम लोग देख लें। तो देखो यहाँ पे जो है ये लेयर डिवाइड की गई है। देखो यहाँ पे हम इसको काटे यदि, ठीक है, इसको काटे तो ये जो है लेयर ऐसी दिखती हैं, कुछ ऐसी दिखती हैं, ठीक है, आपको आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें। जिसमें सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो सेरोसा होती है, उसके अंदर की लेयर जो होती है वो मस्कुलरिस होती है, उसके अंदर की जब लेयर होती है वो सब मिकोसा होती है, और सबसे लास्ट जो लेयर होती है वो मिकोसा होती है, ठीक है, इस बात को याद रखी रहेगा। अब देखिए वही बोला है, इरोजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अल्सरेटिव ऑकर, मतलब कि सबसे पास जो एससीएल इसमें रहेगा, ठीक है, एससीएल क्योंकि सबसे अंदर की लेयर है, तो ये सबसे अधिक पहले डैमेज म्यूकोसा लेयर को करेगी, ठीक है। अब देखिए टाइप्स के बारे में बात कर ले कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द सीवेरिटी, ठीक है, लोकेशन बात करें तो आइसोफेगस में हो रहा तो आइसोफेगस अल्सर, गैस्ट्रिक में हो रहा तो गैस्ट्रिक अल्सर, और ड्यूडेनम में हो रहा तो ड्यूडेनम अल्सर। इसमें बात करें तो आइसोफेगस अल्सर क्या होता है, प्रेजेंट इन द लोअर 1/3 ऑफ द आइसोफेगस, ठीक है, निचले भाग में होता है। गैस्ट्रिक की बात करें, पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टोमक डेवलप द अल्सरेशन। पाइलोरस पार्ट के बारे में बात कर ले तो बच्चों अब उन्होंने आपको पाइलोरस पार्ट के बारे में भी बताया था कि पाइलोरस पार्ट जो होता है ये वाली पार्ट होती है, ठीक है, इसके बारे में बात किया। फिर है ड्यूडेनम अल्सर। ड्यूडेनम अल्सर क्या होता है, ड्यूडेनम के अपर पार्ट में यदि अल्सर होता है तो उसको ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। बच्चों ये इसलिए होता है, आइसोफेगस के निचले पार्ट में इसलिए होता है और ड्यूडेनम के ऊपर वाले भाग में इसलिए होता है क्योंकि स्टोमक के सबसे करीब यही 2 पार्ट होते हैं, याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, सीवियरिटी के आधार पर बात करें तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो कि कम समय में ही होता है, और क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, बस एक्यूट और क्रोनिक याद रखे रहना। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ऑकर सडनली इन्वॉल्व इन द ऑकर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्टोमक, ठीक है, इसमें म्यूकस, सुपरफिशियल लेयर कौन सा होगा, म्यूकस, और इसमें जो होगा अल्सर ऑकर, और ये पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाएगा। तो इसमें कौन कौन से लेयर इन्वॉल्व हो सकते हैं आप ही बताइए। जो हम लोग ने लेयर को डिवाइड किया था इसमें सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस लेयर आएंगे, ये वाले लेयर। एक्यूट में तो ये लेयर क्योंकि सबसे एससीएल इसी में रहा है तो म्यूकोसा लेयर, पर यदि क्रोनिक है तो सब म्यूकोसा लेयर, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये दोनों ही जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये एक क्रोनिक में होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा एक्यूट पेप्टिक अल्सर और आपको क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में। अब आते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो साइन और सिम्टम्स देख लें तो वेन ऑकर 1 to 3 आवर आफ्टर ए मील, यदि पेन जो है खाना खाने के बाद 1 या 3 घंटे बाद आ रहा है तो ये पेप्टिक अल्सर के साइन हो सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो ईपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है, और नेचर जो होता है इसका बर्निंग टाइप का होता है, और रेडिएशन जो होता है चेस्ट और स्पाइन साइड होता है, फैलता जाता है, चेस्ट साइड भी और स्पाइन साइड भी फैलता है। हार्ट, इसमें हार्ट बर्न होती है और डिस्फेजिया स्वेल, ठीक है, डिस्फेजिया कंडीशन आ जाती है। हार्ट बर्न भी हो रहा है और डिस्फेजिया कंडीशन भी इसमें देखने को मिल जाती है। फिर बात करने, इसमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग होता है, भरा भरा सा लगता है, और हिमेटोइमेसिस मतलब खून की उल्टी होना, या मेलेना मतलब कि लैट्रिन में खून आना, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। एनोरेक्सिया, वेट लॉस, भूख की कमी, ये सारी चीजें इसके लक्षण हो सकते हैं और साइन सिम्टम में आते हैं। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि बच्चों मैनेजमेंट क्या होना चाहिए इसके लिए। देखो
मैनेजमेंट में बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये जो है इसके ट्रीटमेंट होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में है स्मोकिंग को भैया रोक दो, यदि खा रहे हो स्पाइसी फूड को कम कर दो, एनएसएड ड्रग लेना जरूरी है तभी लो, नहीं तो उसको स्विच ऑफ कर दो, मतलब कि रोक दो, क्योंकि एनएसएड ड्रग जो है वो पेप्टिक अल्सर को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करें फार्माकोलॉजिकल की, तो इसमें सिम्टोमेटिक मतलब कि देख के जो लक्षण पता चल रहे हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लें। ठीक है, देखिए इसमें ट्रीटमेंट की बात कर ले तो कैप्सूल है ओमेप्राजोल जो कि पीपीआई इनहिबिटर होता है और 20 mg में आता है। ठीक है, इसको ओडी खाली पेट 100 वीक के लिए देते हैं कि भैया लोग खाओ, आराम हो रहा है, चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, बर्निंग नहीं हो रहा है, तो भैया तुम ठीक हो, सही चल रहे हो। ठीक है, या एंटासिड जेल देते हैं, यदि कोई टेबलेट नहीं खाया जाता है तो 10 से 15 ml, ठीक है, 2 से 3 ठीक है देते हैं, और उसके बाद नहीं तो 2 से 3 टेबलेट जो होता है च्यूएबल फॉर्म में एंटासिड देते हैं, और उसको 4 से 6 टाइम लेना होता है। ठीक है, खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, एंटासिड कब देते हैं, पीपीआई इनहिबिटर कब देते हैं। ठीक है, तो ये होता है फार्माकोलॉजिकल जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यदि हमको वो जो लक्षण थे मैंने देखा था वो सारी चीजें आती हैं तो। ठीक है, अब कंफर्म एच पैलोरी। अब एच पैलोरी यदि कंफर्म हो जाता है, मतलब कि पैलोरी बैक्टीरिया कंफर्म हो जाता है कि भैया देखो इसके अंदर पैलोरी बैक्टीरिया जन्म ले चुका है, वो उसका दिक्कत कॉज कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए डोज हम बढ़ाएंगे, ड्रग लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे और उसको किल करने का काम करेंगे, जिसके कारण जो है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज हो रहा था उसको ना हो। इसके लिए क्या करेंगे, 1 वीक, ठीक है, प्रेफर 1 वीक, 1 हफ्ते तक ट्रिपल थेरेपी चलाएंगे। ठीक है, ट्रिपल थेरेपी जो है एच पैलोरी बैक्टीरिया को निकालने, इरेडिकेट मारने के लिए, जिसमें क्या ओमेप्राजोल होगा 20 mg जो एसिडिटी को कम करने का काम करेगा, 2 टाइम्स अ डे देंगे खाली पेट। उसके बाद जो है कैरिथ्रोमाइसिन जो कि 500 mg होगा, 2 टाइम्स अ डे देंगे, और एमोक्सिलिन जो होगा 1 ग्राम 3 टाइम्स अ डे देंगे। ठीक है, और सभी मेडिसिन जो है खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले लेना होता है, मतलब कि ओमेप्राजोल 20 mg, कैरिथ्रोमाइसिन 500 mg 2 टाइम, और एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम 3 टाइम्स अ डे लेंगे। यदि किसी को एच पैलोरी बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाता है पेप्टिक अल्सर में, तो यदि अल्टरनेटिव की बात कर ले, यदि कैरिथ्रोमाइसिन नहीं लेना चाहते हैं या कुछ से कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी जगह जो है रिप्लेस करके हम लोग जो है उस पेशेंट को मेट्रोनाइडाजोल 400 mg दिन में 3 बार या ट्रिनिडाजोल 600 mg दिन में 2 बार देने को कहते हैं। यदि कैरिथ्रोमाइसिन से साइड इफेक्ट आ रहा है तो फिर सुनिएगा, मेट्रोनाइडाजोल 400 mg दिन में 3 बार या ट्रिनिडाजोल 600 mg दिन में 2 बार लेने को कहते हैं। ठीक है, इसको जो है खाना खाने के बाद लेना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर ले, जो कि एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और रेनिटिडिन, ठीक है, H2 ब्लॉकर। Do not use PPI and ranitidine together as it may be reduce the effectiveness। दोनों H2 ब्लॉकर और PPI एक साथ यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो PPI जो है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इन ए केस वेयर द रेनिटिडिन इज नॉट इफेक्टिव फॉर द अल्सर इट इज रिकमेंड। यदि रेनिटिडिन इफेक्ट नहीं, H2 ब्लॉकर इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी जगह रिकमेंड किया जाता है कि PPI लो भैया। ठीक है, ये अलग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्रैक्टरी एंड रिकरेंट अल्सर, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, डिस ऑल द अल्सर डेट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल वेल टू ट्रीटमेंट रीजन मेनी इंक्लूडिंग इन इफेक्टिव एच पैलोरिक इरिडिकेशन, अनआइडेंटिफाइड यूज ऑफ द एनेस्टेड एंड पुअर कॉम्प्लिकेशन विद द मेडिकेशन। ठीक है, तो मतलब कि एच पैलोरी के इनइफेक्टिव रहते हैं और उसके लिए जो है ज्यादा ड्रग जो है यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत ही दिक्कत कॉज कर सकता है। अदर फैक्टरी इंक्लूडिंग इनकम्प्लीट हीलिंग ऑफ द लार्ज अल्सर, ठीक है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एंड मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म कैंसर। इसमें अदर फैक्टर इनकम्प्लीट जो होते हैं, हीलिंग करते हैं, जो कि इफेक्ट नहीं मिलता है, उसमें लार्ज अल्सर, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और कैंसर के कुछ रोग हैं। एनेसेड इंड्यूस अल्सर, कुछ जो होते हैं एनेसेड जो होते हैं अल्सर इंड्यूस करने का काम करते हैं, उनको देख लेते हैं। It ulcer are caused by the NSAIDs. Consider stopping or switching to the NSAID with fewer gastric side effect. It is stopping the NSAID in not a possible. Take a Rentin 150 mg twice a day for 8 weeks. कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ाया, पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया, उसके ट्यूबोपैथोजेनेसिस के बारे में बताया, साइन सिम्टम्स के बारे में बताया, मैनेजमेंट के बारे में बताया और बताया कि एनएसएड इंड्यूस्ड अल्सर में क्या होता है कि इट इज अल्सर कॉज्ड बाय द एनएसएड के द्वारा होता है। स्टॉपिंग और स्विचिंग टू द एनएसएड विथ फीवर गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट आने लगते हैं। तो स्टॉपिंग द एनएसएड इज नॉट पॉसिबल, टेक रेंटिन, उसके साथ जो है रेंटिन भी देनी चाहिए जिससे कारण जो अल्सर की जो है ज्यादा घातक ना हो। तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको जो है इस वीडियो में पढ़ाया है, जो कि आपका एक रिवीजन था और आपको आई होप याद हो गया होगा फिगर के साथ। आप यदि लिखेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे यदि 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।